हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं नंबर के सारे डिजिट का सम फंक्शन की मदद से कैसे फाइंड करें। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो लेट अस से वो मैं डिक्लेयर कर देता हूं कि सम डिजिट्स। अभी जब भी हम कोई फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर फंक्शन के नेम के साथ साथ फंक्शन की रिटर्न टाइप एज वेल एज फंक्शन की आर्ग्यूमेंट आती है। और आर्ग्यूमेंट मींस फंक्शन को दिया गया हुआ इनपुट। यहाँ पे हमें नंबर के सारे डिजिट का सम करना है, यानी कि हमें फंक्शन को एक नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो लेट अस से मैं आर्ग्यूमेंट के तौर पे लिख देता हूं कि इंटीजर n। अभी रिटर्न टाइप मींस फंक्शन द्वारा दिया गया हुआ आउटपुट। मींस ये जो फंक्शन हम बना रहे हैं वो हमें नंबर के सारे डिजिट का सम रिटर्न करेगा, यानी कि हम रिटर्न टाइप के तौर पे भी इंटीजर लिख देते हैं। अभी प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि कोई भी फंक्शन के साथ तीन चीजें एसोसिएट होती है। एक फंक्शन डिक्लेरेशन, सेकंड फंक्शन डेफिनेशन और थर्ड फंक्शन कॉलिंग। यहाँ पे हमने फंक्शन डिक्लेरेशन ऑलरेडी लिख दिया है। और जब भी हम फंक्शन डेफिनेशन की बात करें तो फंक्शन डेफिनेशन के अंदर जो भी हमने फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर लिखा है वही चीज लिखेंगे, एज वेल एज फंक्शन का लॉजिक हम वहां पे लिखेंगे। अभी लेट अस से हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि n की वैल्यू 1 2 3 है, यानी कि अगर हमें इसके सारे डिजिट का सम फाइंड करना है तो हर एक डिजिट को हमें सेपरेट आउट करना पड़ेगा। अभी हम इस नंबर में से लास्ट डिजिट को सेपरेट आउट करते हैं। तो उसके लिए मैं सिंपल सा लिखता हूं कि 123 मॉड्यूल 10 जो हमें 3 देता है, यानी कि अभी हमें सिर्फ नंबर के फर्स्ट टू डिजिट की ही जरूरत है। तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ कि 123 डिवाइडेड बाय 10 जो हमें 12 देता है। जब सेकेंड टाइम हम यही ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हम सिंपली लिखेंगे कि 12 मॉड्यूलो 10 जो हमें 2 देगा एंड 12 डिवाइडेड बाय 10 जो हमें 1 देगा। और लास्ट में हम ऐसा लिखेंगे 1 मॉड्यूलो 10 जो हमें 1 देगा और 1 डिवाइडेड बाय 10 जो हमें 0 देगा। यानी कि जब तक डिवीजन ऑपरेशन का आउटपुट 0 नहीं आता तब तक हम ये प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे। अभी लेट अस से इसी चीज को अगर हमें लॉजिक के तौर में कन्वर्ट करना हो तो हम उसके लिए सिंपली लिखेंगे एक लूप। यहाँ पे मैं उसके लिए एक while लूप ले लेता हूं, जिसके अंदर सबसे पहले हमने जो भी हमारा नंबर है उसको 10 से मॉड्यूल किया है, यानी कि n मॉड्यूल 10। और लेट अस से उसका जो भी आउटपुट आता है वो हम r के अंदर स्टोर करते हैं, यानी कि r इज इक्वल्स टू n मॉड्यूल 10। और उसके बाद हमने नंबर को 10 से डिवाइड किया है, यानी कि हम उसके लिए लिखेंगे n डिवाइडेड बाय 10। और उसका जो भी आउटपुट आता है वो हम q नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। लेट अस से q इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 10, यानी फर्स्ट टाइम r के अंदर 3 स्टोर होके मिलेगा और q के अंदर 12 स्टोर होके मिलेगा। जब हम सेकंड टाइम लूप के अंदर आएंगे तब n मॉड्यूल 10, यानी कि अभी n की वैल्यू 123 है, यानी 123 मॉड्यूल 10 हमें 3 ही देगा, पर हमें n की वैल्यू 123 की जगह पे 12 चाहिए। यानी कि जो हमने नीचे लिखा है कि q इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 10 उसकी जगह पे n इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 10, तो हमें n की वैल्यू 12 मिल जाएगी। अभी जब हम सेकंड टाइम लूप के अंदर आएंगे उस वक्त n की वैल्यू 12 होगी और हम 12 मॉड्यूल 10 करेंगे तो हमें r की वैल्यू 2 मिलेगी। और n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10 जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो n की वैल्यू हमें 1 मिलेगी। थर्ड टाइम हम जब लूप के अंदर आएंगे उस वक्त n की वैल्यू 1 होगी और उस वक्त हमें r की वैल्यू 1 मिलेगी। और उसके बाद n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 10 जो हमें n की वैल्यू 0 करके देगा। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जब तक n की वैल्यू 0 ना हो तब तक हमें ये प्रोसेस रिपीट करनी है। तो उसके लिए मैं सिंपल सा लूप के अंदर लिख देता हूं कि n डज नॉट इक्वल्स टू 0। अभी फर्स्ट नंबर को सेपरेट आउट करने के बाद हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे सम की वैल्यू 3 होगी। उसके बाद सेकंड नंबर सेपरेट आउट करने के बाद हमारे सम की वैल्यू 3 प्लस 2 यानी कि 5 होगी। और थर्ड नंबर सेपरेट आउट करने के बाद हमारे सम की वैल्यू 5 प्लस 1 यानी कि 6 होगी। यानी कि हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमने और कुछ नहीं किया, लेकिन जो भी हमारा प्रीवियस सम था उसके अंदर जो भी करंट डिजिट हमें मिला उसको ऐड किया। तो यही चीज हमें पहले डिजिट के लिए भी करनी पड़ेगी। तो वहां पे मैं ऐसा लिख देता हूं कि 0 प्लस 3, यानी कि प्रीवियस सम की वैल्यू हम 0 एज्यूम कर लेते हैं।
यानी अब इसी को भी हम लूप के अंदर लिखे तो हम सिंपली लिखेंगे s इज इक्वल टू s प्लस r, और r और कुछ नहीं है लेकिन जो डिजिट हमने सेपरेट आउट किया है वही है। यानी कि जब हमारा फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा उस वक्त हमें s के अंदर सारे डिजिट का सम मिल जाएगा। यानी कि हम उसी को रिटर्न करवा देते हैं कि रिटर्न s। अभी लूप के अंदर हमने s और r दो वेरिएबल का यूज किया है तो हम उसको ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर r एंड s, और s की इनिशियल वैल्यू हमने 0 ली थी यानी कि s को मैं 0 से इनिशियलाइज कर देता हूं। अभी हम मेन के तरफ आगे बढ़े तो मेन के अंदर सबसे पहले हम CLR SCR लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम get ch लिख देते हैं। अब ये दोनों स्टेटमेंट के बीच में हम फंक्शन को कॉल करते हैं, लेट अस से सम डिजिट्स, और उसके अंदर हमें एक इंटीजर वेरिएबल या फिर इंटीजर कांस्टेंट आर्गुमेंट के तौर पे पास करना पड़ेगा। तो लेट अस से मैं यहाँ पे एक वेरिएबल पास कर देता हूँ कि n, यानी कि ये जो भी n हमने यहाँ पे पास किया है उसको हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा इंटीजर n, और फिर उसकी वैल्यू हमें यूजर के पास से रीड करवानी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं लिखूंगा कि स्कैनफ स्टेटमेंट, और उसके अंदर मैं लिखूंगा कि %d एड्रेस ऑफ n, और स्कैनफ के ऊपर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देते हैं जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं एंटर n। अभी हमारा फंक्शन हमें कुछ रिटर्न दे रहा है, यानी कि फंक्शन के द्वारा रिटर्न की गई हुई वैल्यू हमें स्टोर करवानी हो तो हमें एक और वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए मैं लिखता हूं कि सम, और वो सम को मैं ऊपर डिक्लेयर कर देता हूं लेट अस से इंटीजर सम, और फंक्शन कॉलिंग के बाद मैं एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखता हूं जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूं कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ %d इज इक्वल्स टू %d, और फर्स्ट %d की वैल्यू मैं n से और सेकंड %d की वैल्यू मैं सम से रिप्लेस कर रहा हूं। अभी यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का पूरा लॉजिक हमने लिख दिया है, और जब भी हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होगा, जिसके अंदर पहले स्टेटमेंट के तौर पे हमने दो इंटीजर वेरिएबल n और सम डिक्लेयर किए हैं। उसके बाद हमने CLR SCR स्टेटमेंट लिखा है। उसके बाद वाला स्टेटमेंट हमें एंटर n मैसेज प्रिंट करके देगा। उसके बाद वाला स्टेटमेंट हम जो भी नंबर इंसर्ट करेंगे वो n के अंदर जाके स्टोर करेगा। तो लेट अस से हम n की वैल्यू 1 2 3 एज्यूम कर रहे हैं। उसके बाद हमने फंक्शन को कॉल किया है, यानी कि जब भी हमारा फंक्शन कॉल होगा उसके अंदर 1 2 3 पास होगा, और वो 1 2 3 यहाँ पे आके n को मिल जाएगा। यानी कि जब हमारा फंक्शन कॉल होगा उस वक्त मेन का एग्जीक्यूशन थोड़ी देर के लिए सस्पेंड हो जाएगा। अभी उसके बाद फंक्शन के पहले स्टेटमेंट के तौर पे हमने दो इंटीजर वेरिएबल r और s डिक्लेयर किए हैं, और s की इनिशियल वैल्यू हमने 0 रखी है। उसके बाद वाला व्हाइल लूप हमें 1 2 3 के सारे डिजिट का सम कैलकुलेट करके देगा, जो कि अभी अभी हमने देखा था कि वो 6 है, और व्हाइल लूप के बाद वाला रिटर्न स्टेटमेंट हमें 6 रिटर्न करके देगा, और वो 6 यहाँ पे आके सम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। यानी कि फंक्शन कॉलिंग के बाद वाला जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है वो हमें ऐसा मैसेज प्रिंट करके देगा कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ 1 2 3 इज इक्वल्स टू 6, जो कि परफेक्टली सही है। और उसके बाद लास्ट में गेट cs स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और फिर हमारे मेन का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। यानी अभी इसी चीज को टेस्ट करना है तो हमें प्रोग्राम को सेव करना पड़ेगा, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करना पड़ेगा। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को हम रन करेंगे, जहां पे मैं n की वैल्यू 1 2 3 इंसर्ट कर रहा हूं, और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ 1 2 3 इज इक्वल्स टू 6, जो कि परफेक्टली सही है क्योंकि अभी अभी हमने 1 2 3 के सारे डिजिट का सम मैन्युअली फाइंड करके देखा। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे मैं n के तौर पे 2 3 4 3 इंसर्ट कर रहा हूं, और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ 2 3 4 3 इज इक्वल्स टू 12, जो कि परफेक्टली सही है। पर n इक्वल टू 2 3 4 3 के लिए हमने हमारे कोड को मैन्युअली एग्जीक्यूट करके नहीं देखा, पर आप खुद उसको मैन्युअली एग्जीक्यूट करके हमें जो आउटपुट मिल रहा है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम किसी भी नंबर के सारे डिजिट का सम फंक्शन की मदद से इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।